मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सभी को और पूरे देशवासियों को स्टार इंग्लिश चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी के शुभ अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस झंडे के शान के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाते थे और मनाते रहेंगे। इस झंडे के शान के लिए अगर हमें जान भी कुर्बान करना पड़े यारो, तो हम कुर्बान कर देंगे। इसके लिए ही तो हम भारत में तैनात हैं। और मेरे जितने भी वीर सिपाही भाई लोग सीमा पे तैनात हैं, उनको भी हम आज इस स्टार इंग्लिश चैनल के माध्यम से दिल से नमन करते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि आप भी पूरे हमारे सिपाही भाइयों को, वीर जवानों को आज दिल से नमन कीजिए, क्योंकि वो अपने बॉर्डर पे, कश्मीर बॉर्डर पे पूरे रात और दिन जगते हैं और हम लोग के रक्षा के लिए जगते हैं। हम लोग रात भर सोते हैं और वो पूरी रात जग जग कर अपने देश के सीमा को बचाने के लिए या अपने देश के रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो उन्हें भी आप दिल से एक बार नमन करें और इस झंडे को भी दिल से एक बार नमन करें, ठीक है। अब इस बात को ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा। कल हम लोग सेट 1 को क्वेश्चन नंबर 21 तक किए हुए थे। आज हम लोग उसी सेट को क्वेश्चन नंबर 22 से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 5y = 0 इज, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का चेला ऑर्डर पूछा जा रहा है तुमसे। क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर। तो सबसे पहले तुम समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन यार होता क्या है, ठीक है। तो तुम सिंपल तो इक्वेशन के बारे में जानता होगा ना। जैसे हम लिख दें कि x² + 2x + 5 = 0, ठीक है। तो यह एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इस x को हम dy/dx से रिप्लेस कर दें, क्या कर दें? रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाता है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस में 2dy/dx + 5 = 0। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ अलजेब्रिक इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो बात क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी शामिल हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent and dependent variable and also the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation, ठीक है। अब बात आती है कि ऑर्डर भाई इसमें क्या होगा। हम तो समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां जिस इक्वेशन में dy/dx आया वो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो अब बात को समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन यह दिया है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है कि जितना अधिक से अधिक बार इस इक्वेशन में हम डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके रखेंगे, तो जितना अधिक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा वह मेरा ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर देखो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं तुमसे कि देखो हम बात कर रहे हैं कि d2y/dx² प्लस में 5 dy/dx + 3 = 0, ठीक है। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। और अधिक से अधिक कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है इस इक्वेशन को? तो देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर का बात करें तो इसका हमारा ऑर्डर जो निकलेगा वह ऑर्डर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा।
अगर हम इसी को और इस तरीके से बोल दें कि d3y अपॉन dx² प्लस 5d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये अधिक से अधिक कितना बार डिफ्रेंशिएट किया गया है? 3 बार। कितना बार? 3 बार। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्डर का बात करें तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन तो हमारा ऑर्डर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। चला ठीक है, ये बात को माइंड में अपना बैठा लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो ए वाला तो गया हमारा बोरा में, काम खत्म हो गया। अब देखो ये है 0, तो एक चीज इसको भी माइंड में बैठाओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो चलो इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बात आता है 1 में और 2 में, मीन्स ऑप्शन नंबर ए और बी में। तो देखो यह अधिक से अधिक एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। कितना बार? एक बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चला 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में डिग्री का भी बात होता है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होता है? तो देखो सबसे पहले बात तो ये समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल में होना चाहिए डिग्री के लिए, तभी डिग्री डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिग्री अनडिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे मेरा बात को समझो, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव उस इक्वेशन में शामिल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा। जैसे देखो हम लिख दिए कि d2y अपॉन dx² प्लस dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0, और इसका पावर हम चढ़ा दिए 2 और इसका पावर चढ़ा दिए 5। ठीक है, तो अगर यहाँ देखो ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितना? 2 है, सबसे अधिक बार 2 बार ही डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको। और डिग्री का बात करें तो क्या? तो डिग्री देखो सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएशन 2 बार है और इसका पावर 2 है। ऐसा तो मत करना कि ज़्यादा पावर हो भाई ये हो जाए तो डिग्री, ठीक है ना, नहीं तो जाएगा फिर बोरा में। डिग्री यह नहीं हो सकता है। देखो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन यह है, इसलिए इसका जो पावर है वह डिग्री है। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा? तो डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया बात? तो हाँ चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ठीक है, लेकिन चलो एक बात बताओ, कल जो हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो में कुछ लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या गलत किया यार बताओ? अगर तुम्हें कुछ गलत नज़र आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, नहीं तो लोग यहाँ तो लग रहे हैं ना कि हमें जेसीबी से, जेसीबी देखा है तुम, जेसीबी से उठवा के हमको लग रहा है कि इंडिया से बाहर फेंकवा देंगे, इतना सबके जलन चल रहा है किसी किसी का। बताओ क्या हम गलत पढ़ाए हैं? ठीक है, हम क्या गलत बता रहे हैं इसमें बताओ तुम कमेंट सेक्शन में कि सर आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम तुम्हें समझाने का एक अलग ढंग से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम 2 साल से पढ़ रहा होगा। ठीक है, और बहुत स्टूडेंट को, बहुत विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि पढ़ते आ रहे हैं यार, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, और एग्ज़ाम में अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एग्ज़ाम में जब अच्छा कौन करता है एग्ज़ाम में? चलो बताओ तो तुम, जब रात भर सूतेगा तो, रात भर सूतेगा वो एक ही काम कर सकता है, बताओ कौन सी करेगा? कुदारी लेगा, वो जाएगा मारेगा चौघर, आओ और ये आओ बैल कर ही रहेगा, अब कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम तुम्हें इस चीज़ से क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम जगो, जितना जगेगा उतना ही तुम्हें फायदा होगा। एक बात बताऊं तुम्हें, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पिएगा उतना ही अधिक दहाड़ेगा। मतलब मेरा बात समझ रहे हो क्या समझा रहे हैं? मतलब तुम जितना पढ़ोगे उतना ही इस लाइन में तुम दहाड़ोगे, उतना ही आगे पहुंचोगे। ठीक है,
तो पढ़ो यार दिल लगाकर। अगर नहीं पढ़ता है तो मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो तुम जरूर पढ़ेगा। अभी भी अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारा लाइफ यहीं से है चौपट। ठीक है, क्योंकि यार तुम थोड़ा सा बात समझो, तुम्हारा गार्जियन तुम्हें शहर में भेजे हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा शहर में जाए कुछ अच्छा करे। वो किस उम्मीद उनका क्या है तुमसे कि वो कुछ अच्छा कर जाए? जो हम काम कर रहे हैं वह काम वो ना करे, हमसे कुछ अच्छा करे। ठीक है, स्मार्ट सिटी में रहे और कभी वो पीछे लौट करना है, हमेशा ऑलवेज आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो, और उनका भी सपना होगा यार कि तुम्हें एक अच्छा, जितना उनका कैपेसिटी है अपने कैपेसिटी के अनुसार तुम्हें वो शहर में भेज रहे हैं। अगर ज़्यादा कैपेसिटी है तो रांची भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे, पटना भेज देंगे, ठीक है, कोटा भेज देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी वो तो तुम्हें हर चीज़, हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। और तुम उनके दिल को ठेस पहुंचाएगा तो यार वो अंदर से रोएंगे। ठीक है, उनका आंसू तुम्हें नहीं दिखाएंगे कि वो रो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो रोएंगे। ठीक है, उनका भी सपना होगा कि मेरा बेटा अगर कुछ अच्छा कर जाएगा तो हम भी उस सिटी का नज़ारा देखेंगे जिस सिटी में वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हम भी एक दिन घूमेंगे। ठीक है, अच्छे ढंग से पूरा एकदम फुल पैंट कुर्ता कमीज मार के एकदम यानी क्या बोलते हैं कंघी उंघी मार के। लेकिन बताओ तुम कुछ नहीं करेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा? ठीक है, तो जो लोग अच्छा बताते हैं चीज़ों को, उसके काटने वाले तो दो चार होते ही हैं। नहीं तो मान लो हमारे क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहा है और मुखिया के चुनाव में हम खड़ा हैं और वहाँ मान लो 2000 वोट है और 2000 वोटवा अगर हमारी वाला थैलिया में आ जाएगा तो बताओ हम ऐसे ही ना जीत जाएंगे? मज़ा आएगा उस चुनाव में? यार एंटी पार्टी होना चाहिए। तो जो लोग अच्छा कुछ करते हैं उनके एंटी लोग दो चार होते हैं, और जब तक एंटी नहीं होंगे तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आएगा यार, है ना? तुम अगर मुझे खराब कहेगा ना तो हमें लगेगा कि नहीं और बढ़िया हमें करना चाहिए, और बढ़िया हम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अच्छा से अच्छा कमेंट करें। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो उसी से हम मोटिवेट होंगे और अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये भी बात समझ लो कि हर इंसान के पास एक स्पेशल क्वालिटी होता है। ठीक है, हर इंसान गॉड गिफ्टेड है। तुम बोलता है यार धोनी बहुत कुछ कर दिया यार, धोनिया गॉड गिफ्टेड हलो, और तू कौन सी है? तू तो यार गॉड गिफ्टेड है। तुम भी बहुत कुछ कर सकता है। वो मेहनत किया यार, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो क्वालिटी है ना वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। जो तुम कर देगा वो अगला इंसान नहीं कर सकता है। ठीक है, इस बात को समझो, इसलिए करो, आज से करो। अगर पढ़ रहे हो तो पेन उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, सूतो मत। ठीक है, अभी से एग्जाम तक कुछ अच्छा करके दिखाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ज़्यादा भाषण नहीं करते हुए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 23 नंबर और 24 नंबर अच्छे मूड के साथ इस क्वेश्चन को चलिए डील करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो किसी भी क्वेश्चन को तुम देखो ना तो उसको थोड़ा लाइट वे में लेके चलो, मतलब हल्के तरीके से। तुम समझो कि यार ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नहीं तो सोचेगा कि अरे यार ये का दे दिले हो। कहीं ना बनतो जिंदगी में, कहीं ना। जितने डराएगा उतने बोरा में जाएगा। ठीक है, इसलिए डराना नहीं है। ठीक है, एकदम रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। जो भी पत्थर आएगा उससे हम टकराएंगे। हमसे जो टकराएगा वो बोरा में जाएगा, हम ऊपरे रहेंगे। बात ऐसा। चलो तो देखो, क्वेश्चन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज, मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताना है। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम तुम्हें क्या बताए हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई dx डेरिवेटिव शामिल हो, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, एकदम सहियार के तुमको देंगे, चले इतना सहियार के देंगे ना कि यहाँ घूसेगा तो निकल भी नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई dx शामिल हो, dy बाई dx शामिल हो, उस समीकरण को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर हमारा क्या है कि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस सी है। अब तुम बात को समझो। अब तुम सोच रहा होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ऑप्शन पर ध्यान दौड़ाओ। देखो ये जो रहता है ना dy बाई डी एक्स, तो जो इसमें नीचे वाला वेरिएबल होता है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है। तो तुम नीचे वाला x है dx, तो तुम x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेगा, अवकलन करेगा, x के सापेक्ष में अवकलन करेगा, ठीक है। तो देखो करेगा तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, कल बताए हैं कि डिफरेंशिएशन x के पावर 2000 अगर पूछ दिए कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे देखो हम पूछ दिए ना कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन बताओ तो चला, तो बड़ी जल्दी बताएगा सर 5x के पावर 4, एकदम फर्स्ट मारना चाहेगा। अब अगर हम पूछ दिए कि x के पावर बताओ तो चला, इतना जीरो बैठा दिलियो, कहाँ डरा जाएगा तुम, अरे नहीं, इहो कूद के नीचे अब एक कम, कूद के नीचे अब एक कम, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका पूछ रहे हैं तो 2 आया कूद के बहरी, पावर में एक कम हो गया तो 2x हो गया, ठीक है। प्लस क्या ले लिए, प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस से ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट है 2 बैठा दिए और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। कैसे 1 होगा समझा दे तुमको। देखो x के पावर क्या है, अभी 1 है ना 1, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो पावर है वो कूदेगा तो आएगा आगे, अब पावर में कम होगा तो देखो ये वाला पावर कूद के आया आगे, अब पावर में एक पहले से है वो एक कम कर दिए तो क्या हो गया 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1 इंटू में x के पावर 0। अब किसी भी नंबर का पावर 0 अगर रहेगा, लेकिन 0 के पावर 0 नहीं, तू कहेगा 0 के पावर 0 कभी 1 नहीं होगा चला, लेकिन कोई भी नंबर प्लस में हो माइनस में हो, ठीक है, बटा में हो, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो आंसर जिंदगी भर 1 होगा, जिंदगी भर 1 होगा, या वेरिएबल हो कुछ भी हो। तो देखो इसका जवाब हमारे पास 1 है, क्या है 1 है, तो ये हो गया 1 इंटू 1 बराबर 1 नहीं आ गया। तो सिंपल अगर x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। अब प्लस में कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में 0, x हो y हो किसी के रिस्पेक्ट में भी 0। अगर हम बोल दिए कि 5 का डिफरेंशिएशन गाय के रिस्पेक्ट में बताओ क्या होता है, चला 0, भैंस के रिस्पेक्ट में 0, बकरी के रिस्पेक्ट में 0, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये चला गया हमारा 0 में, कहाँ चला गया 0 में। तो देखो तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है, मिट नहीं यार, इतना कोशिश करो तू ही हालत खराब कर दे रहा है, तो चला के हम क्या बताएंगे बताओ। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 2। देखो तो चेला ये हमारे झोला में है कन्हू रखा, कहाँ dy बाई डी एक्स माइनस 2 गया काम से, dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ बराबर 0 है, बराबर 0 है, उसमें गया dy बाई डी एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये तो भाई है ही ना, इतना जोर से काटेंगे ना इसको दिमाग खराब हो जाएगा इसका। अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस 2x और प्लस में 2 बराबर 0। अच्छा चलो तुम बताओ ये क्वेश्चन में किस तरीका से देवल हो कि ऑप्शन में हम गलती लिख ले रही हो, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, इस पर हम ला के रखे हुए हैं। अच्छा चलो तुम ध्यान दो एक बात को, हमारा ऑप्शन जो हम लिखे हुए हैं ना ये तो इस तरीके से आ गया, इसमें कोई नहीं मिला, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दो। हमारा ऑप्शन हम किसको भेजे थे ना बोरा में, उहे वाला निकलेगा, ये वाला देखो, ये क्या था, ये है dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 है ना। तो देखो हम बराबर में हो, बराबर में ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है यार। तो देखो इसको राइट में लाके, इधर राइट में है ना, लेफ्ट में लाके शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो देखो ए वाला चला नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होते रहती है यार, हम भी इंसान हैं, भगवान थोड़ी है, भगवान होते तो यहाँ थोड़ी हम आते,
इसलिए थोड़ा थोड़ा होता है माइनर मिस्टेक, ठीक है। तो हमारा आंसर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, कौन होगा, सी होगा, सी होगा, ठीक है। बात को समझ गया होगा। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होते रहती हैं यारो, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है तुम्हें थोड़ी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, ये हमें वेक्टर में ले गया, कहाँ एंट्री मार दिया, वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देखो हम इसको बता देते हैं। ये मॉड पूछ रहा है वेक्टर का। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अभी आई कैप है, ये जे कैप है, क्या है चला, जे कैप है, ये के कैप है, ठीक है। यह आई कैप और जे कैप और के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अगर तुमसे एग्जाम में पूछ दिया ना कि आई कैप का मॉड मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम आंसर 1 लगाएगा। क्या लगाएगा, 1। इसका पूछ दिया मैग्नीट्यूड क्या लगाएगा, आंसर 1 लगाएगा। इसका सिंगल पूछ दिया क्या लगाएगा, 1 लगाएगा, ठीक है। क्योंकि यह एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, यह आई जे वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और यह जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से यह एक वेक्टर हम मान लिए। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखो लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज करो यह वेक्टर हमारा ए है, मान लेते हैं इसको, जब यहाँ ए नाम दे दिए, ठीक है। तो अगर इसको वेक्टर हम ए नाम दे दिए तो इसका मैग्नीट्यूड करेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसके पास क्या है, तुम ऐसा मत करना कि यहाँ तो भाई एक है, कुछ नंबरें न खो, यहाँ 2 हाउ तो 2 के तो स्क्वायर हो गया, प्लस उधर 3 है, क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तो 1 है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, तो आई के कर लेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि अरे यारवा ये वाला 11th में नहीं क्या पढ़ ले यारवा, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर मेरे, इमेजिनरी नंबर मेरे कि आयोटा, अब आयोटा के स्क्वायर कर दे तो -1 हो जाए, तो यानी यहाँ आयोटा के स्क्वायर बोरा में चल जाएगा, ठीक है। बात को समझो, ऐसे नहीं करना है। हम कल क्या बताए हैं, एक बात तुम्हें बताए थे ना कि किसी भी नंबर के साथ हम तुमको बोल दिए ना कि यहाँ 2 है, क्या है 2 है। अब तू बोला कि 2 है सर, अब हम बोल दिए कि नहीं चला, ये 2 × 1 है, 2 × 1 है। दिमाग इन्हें से नहीं हो जाएगा तोर, हो दिमाग थोड़ा बहुत होगा तो यहीं रहेगा। कैसे, 2 × 1 का मतलब 2 है, क्या है 2 है, ठीक है। यानी किसी भी नंबर के साथ 1 होता है इंटू में, ठीक है। तो देखो इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, यानी -1 है, तो तुम यहाँ करेगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर अगर हम बोल दिए तुमको कि -1 के पावर, तुम बताओ ना चला कि -1 के पावर 1,01,000 का होगा, बिगा जाएगा तू। अरे नहीं, देखो बात को समझो, अगर -1 के पावर ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर बोले तो नहीं जानता है इंग्लिश, तो क्या कर रहा है रजाई में सूत के, 2 साल मेहनत करता ना तो अभी तुम्हें समझ में आता है, इतना टेंशन नहीं रहता, ठीक है। ऑड नंबर बोले ना चला तो विषम संख्या, कैसा संख्या, विषम संख्या। तो -1 के पावर अगर विषम संख्या होगा ना तो जिंदगी भर -1 देगा आंसर, ठीक है। और अगर -1 के पावर सम संख्या होगा, मतलब इवेन नंबर होगा, तो वो जिंदगी भर आंसर 1 देगा। यानी इसका देखो -1 के पावर सम संख्या है तो आंसर 1 हो गया। प्लस में देखो यहाँ प्लस ले लो, ठीक है, हम नहीं लिए हुए थे, ये प्लस में रहेगा। अब प्लस में 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। जोड़ो 9 4 13, 13 हो 1 14, 13 हो 1 14। ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ए न खाओ, बी न खाओ, सी न खाओ, डी 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 हमें तो मिल गया, ऐनक की तरह नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 59, क्या गोल चला 59। आ गए हैं हम लोग 26 तक, लेकिन 26 अभी बनाए नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i - 2j प्लस के और वेक्टर b इज इक्वल टू 4i - 5j प्लस 3 के, देन a डॉट b क्या होगा। मतलब यह स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रही है, ठीक है। बात याद रखना, ये भी आ सकता है तुम्हारा ऑप्शनल में कि
जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो देखो चला, जब भी कोई दो वेक्टर को तुम डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो उसका आंसर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और किसी भी दो वेक्टर को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, क्रॉस बोले तो यहाँ ऐसे गुना हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वाला चीज माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। अब बात को समझो। अब यहाँ बोल रहे ए डॉट बी निकालो, मतलब ए डॉट बी बोल रहे हैं। तो देखो अगर हम बोलते हैं कि ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है, तो यह है 3i माइनस है 2j और प्लस में है k, प्लस में है k, ठीक है। अब काम आता है इधर डॉट का, किसका आता है, डॉट का, ठीक है। डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है, तो यह है 4i, ठीक है, माइनस में 5j और प्लस में 3k, ठीक है। अब देखो एक बात तुम याद रखना, अगर हम बोल दिए ना तुमसे कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, तो यह 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे 1 हो गया गुरुजी, थोड़ा इसको भी आप बता दीजिए, ध्यान दो। चलो तुमको एकदम सहियार के देंगे सब कुछ, ठीक है। तो देखो तुम जानते हो ना कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो अब हम बात करते हैं, देखो यहां पर ये क्या है, एक्स वाई जेड, 3D का बात हो रहा है ना, 2D में नहीं है ये वेक्टर, 3D में बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इधर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। देखो ये मेरा है एक्स एक्सिस, यह मेरा है वाई एक्सिस और यह मेरा है जेड एक्सिस। ये पर आता है हमारा यूनिट वेक्टर आई और यह आता है यूनिट वेक्टर जे और इस पे आता है यूनिट वेक्टर के, ठीक है। अगर हम आई डॉट आई का बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर बात कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। और जब एक्स एक्सिस पर सिर्फ बात कर रहे हैं चला, तो एक्स एक्सिस पर एंगल हमारा क्या बना होगा, हम बोल रहे हैं इस लाइन पे और इसी लाइन पे फिर बात कर रहे हैं, तो इस पे एंगल क्या बना होगा, थीटा बराबर 0 बना होगा। क्या बना होगा, 0। तो जब यहाँ एंगल हमारा एक्स एक्सिस पर थीटा 0 बना, तो हम बात कर रहे हैं कि आई डॉट आई क्या होगा, क्या होगा चला, आई डॉट आई। तो देख लो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई बात करेगा तो देखो यहां से ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, 0 है। अब तुम बात को समझो, आई डॉट आई, अब जब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेगा वह आई हो या जे हो या के हो तो ऑलवेज 1 होता है। तो देखो इसका आंसर 1 हो गया, ए भी 1 हो गया। अब cos 0 डिग्री का क्या होता है, वैल्यू 0। इतना मारेंगे ना, मार तुमको इतना कि तुम पढ़ने लगेगा, एकदम रियल में पढ़ाई पढ़ने लगेगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है बॉस, क्या होता है, 1। तो देख लो ये 1 हो गया। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1300 फीट लंबा करके गुना कर देंगे, क्या होगा, 1 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा 1। देखो तो 1 आया कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर हम आई डॉट आई करते हैं तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ बात को तुम समझो। अब देखो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4i में, 3i से 4i में, तो देखो ये हो गया 3 चौके 12। अब आई डॉट आई तो 1 हो गया, काम खत्म। अब देखो अगर हम बोल दिए ना तुमको कि आई डॉट जे क्या होगा चला, तो यह हो जाएगा 0। कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी दो एक्सिस के बीच में हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री। क्या डिग्री चला, 90। और जब इस फार्मूला को तुम अप्लाई करेगा तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, आएगा कि नहीं बताओ। और 90 आएगा तो cos 90 का वैल्यू 0। और जब cos 90 से 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से पूरे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर होगा 0, होगा कि नहीं। तो अगर तुम आई डॉट जे करते हो तो आंसर 0 होगा, अगर तुम जे डॉट के करते हो आंसर 0 होगा, अगर के डॉट आई करते हो आंसर 0 होगा। एंटी क्लॉकवाइज में जाओ या क्लॉकवाइज में जाओ, किधरों से तुम डॉट करा लो उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम i से j में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जाएगा 0 में। कहां जाएगा, 0 में। तो उसका 0, यानी हमें 0 वाला आइटम नहीं लिखना है, उसको हटाते हैं। सिर्फ तुम मल्टीप्लाई करो i से i में और j वाला से j में और k वाला से k में,
तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो तुम मल्टीप्लाई करो 2i से 2j से -5j में, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब तुम मल्टीप्लाई कर दो के वाला से के वाला में, है ना, सिर्फ i से i में करना है, j से j में करना है और k से k में करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना तुम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ k से 3k में, तो k का मल्टीप्लाई करेगा डॉट प्रोडक्ट में 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ 3 होगा। अब इसको ऐड कर लो तुम, कितना हो जाएगा, 12 और 10 22, 22 और 3 चला 25 ना, तो देखो तो 25 है कन्हू, अरे भगवानी तो मेरे एकदम सामने लटका हुआ था इसीलिए आंसर आ गया का। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको हम इधर। हाँ चला, तो अब हम बात करते हैं, देखो 26 नंबर इधर तो हो गया, रब कर लिए हैं। ठीक है, देखो अब बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया यार, तो तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा 12 में, उसमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। तो एक बात समझना, हम तुम गौर से समझना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ना, जैसे देखो कहाँ समझा दे तुमको, चेलवा के यहीं समझा देते हैं। ठीक है, ज्यादा समझ में आता है सामने सामने। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु। तो देखो हम बात करते हैं कि यह किसी पॉइंट से गुजर रहा होगा एक लाइन, तो यहां से यहां वाला एंगल अल्फा है, यह एंगल बीटा है। अब तो सोच रहा होगा कि इतना के बीच में नहीं, ये ऐसे देखो जब खड़ा करोगे ना तो इधर एक्स ऐसे खड़ा रहेगा, अलगे एक्स रहेगा, इधर वाई इधर जेड। अभी ऐसे ये वाला देखो, ये लाइन ऐसे है, कैसे है, ऐसे। ठीक है, तो ये सब एंगल जो है ना इसके साथ, ठीक है, अलग अलग होगा। तो देखो ये है अल्फा, यह है बीटा और यह है गामा, इसके साथ क्या है, गामा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो एल इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा। ठीक है, और एम इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा। ठीक है, और एन इज इक्वल टू होता है कॉस गामा। क्या होता है, कॉस गामा। ठीक है, तो देखो, और अगर तुमसे हम पूछ दिए ना कि लाइन का सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस किसका होता है, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो देखो ध्यान में रखना, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के होते हैं और सिर्फ सिंपल डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का होता है। ठीक है, जैसे देखो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कहने का मतलब है कि प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। तो अगर तुमसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन किसका होता है, तो तुम ऑप्शन लगाओगे लाइन का, और सिंपल सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का होता है। ठीक है, तो देखो ये बात बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस पर क्या होगा, जेड एक्सिस पर क्या होगा। तो देखो अगर जेड एक्सिस पे ये बोल रहा है, तो अगर हम यहां से एल का वैल्यू, सबका वैल्यू तुम देखो निकाल के देखो, जेड एक्सिस पर बात बोल रहा है, तो ये कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस से ना एंगल बनाया है, ये एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री एंगल ही बन जाएगा, तो इस केस में हमारा ये हो जाएगा 0, cos 90 0। ठीक है, इसी तरह से y और z के बीच में जो एंगल 90 बनेगा वो भी हो जाएगा cos 90 0। ठीक है, और यहाँ n सिर्फ z एक्सिस पर एंगल 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या आया, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0 और z एक्सिस पर 1। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल गया, देखो z एक्सिस पर किधर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान देना मेरे बातों पे। अगर तुमसे पूछ दे कि x एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो तुम लगाएगा 0 0 1 0 0 1, और y एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो सिर्फ y वाला रहेगा, x और z 0 हो जाएगा। तो देखो y एक्सिस पर यह हो जाएगा। ठीक है, और बोलेगा कि x एक्सिस पर क्या होगा, ये तो z एक्सिस पर था ना, x एक्सिस पर क्या होगा, तो x एक्सिस पर y और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर हमारा अगर कोसाइन पूछता, यह डायरेक्शन कोसाइन, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है।
ठीक है, क्लियर। हाँ चला, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 तुम्हारा कि इफ यदि एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देन अगर यह एल एम एन हमारा स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो, क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन हो, तब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो जब यह तीनों एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो इसमें रिलेशन क्या होता है पता है, तुम याद रखना इस बात को। अगर कि एल एम एन अगर एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करने पे, स्क्वायर करके ऐड करने पर आंसर 1 होता है। आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर तुम क्या करेगा, डी नंबर करेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, ठीक है। बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है, क्या होगा। तो देखो बात को ध्यान दो, तुम 2D पढ़ा है ना, 2D में क्या होता था वहाँ कि मान लो यह एक पॉइंट ए है, यह एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट दिया है x1 y1, ठीक है, और यह पॉइंट दिया है x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आर इज व्हाट, क्या होगा। तो देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर तुम डिस्टेंस निकालता था वहाँ पर तो क्या निकालता था, 10th में भी पढ़ा है ये चीज़, क्या निकालता था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करता था। तो इसी तरह से अब 3D में अगर हमारा बात आ जाए, यहाँ A है और यहाँ B है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा x1 y1 z1, ठीक है, 3D है ना, एक एक्सिस बढ़ जाएगा z वाला, और ये हो गया x2 y2 और z2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब तुम डिस्टेंस लिखेगा तो ये हमारा डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस क्या देता है, डिस्टेंस तो देता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या देगा यह, तो z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 का। देखो अगर हम इस चीज़ को इधर लिख दे और इसको उधर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर उधर लिखेगा प्लस में है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस बार z1 लिखने जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको तुम क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी ढंग से हम लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे, नहीं तो प्लस में ही इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई आंसर में गड़बड़ी नहीं होगा। और यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 3 पॉइंट है हमारा, ठीक है, कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है। देखो वहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 4 3 7, क्या है 4 3 7, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, यह है 1 -1 और -5। इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो डिस्टेंस निकाल लो इसके बीच में, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इन दोनों के बीच में स्क्वायर रूट 1 -4 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ से 3 है ना प्लस, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ z2 यानी -5 यहाँ प्लस में 7, तो -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में हो गया। तो बराबर में क्या आएगा, चला ध्यान देना, 1 में से 4 घटेगा तो -3, और -3 का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ देखो -1 और -3 -4 और -4 का स्क्वायर करेगा तो 4 चौके 16 पहाड़ा आता है, हमारा आता है पहाड़ा, देखो 4 चौके 16 लिख दिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ -5 और -7 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, चला -5 और -7 कितना होगा, -12, अब -12 का स्क्वायर करेगा तो -12 का स्क्वायर याद है, 20 तक याद रखो, जवान हो गया शर्म नहीं आता है, 20 तक याद नहीं है, 20 तक याद रखो कम से कम स्क्वायर, तो -12 12 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 144 और -12 के करेंगे तब पर भी 144, ठीक है। तो यह हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा चेला, 144 हो जाएगा। अब जोड़ो तो इसको ही कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा आया 25, क्या आ गया 25, यहाँ ला के जोड़ दो 25,
तो ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 1, यानी बराबर में √169 हुआ 169। अब 169 का वर्गमूल होता है, क्या होता है 13। कने है भाई, अरे वाह, ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं हो रहा है। अगर मिस्टेक से भाई एक आध वो गलती अगर मरा गया होगा तो क्षमा चाहते हैं, गलती अगर मराया होगा तब, लेकिन हमें जहाँ तक विश्वास है एको गलती नहीं है मराया है, ठीक है, बन रहा है वैसे ही मार रहे हैं, एको गलती नहीं है। और गलती होगा तो ये मत बोलो मास्टरवा के जान मार देंगे, गलती बता दी, लेकिन गलती ना हो तो भाई इतना एकदम विश्वास रखो। हाँ चला, तो अब क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर हमें बात करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 29 प्रोबेबिलिटी से लिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी की आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और तुम अगर क्लास 11th वहाँ पे एक चैप्टर है सेट्स, ठीक है, अगर वहाँ पर तुम उस सेट्स चैप्टर में अगर वेन डायग्राम पढ़ा होगा तब तो यहाँ इस क्वेश्चन में एकदम परेशानी तुम्हें नहीं होगा, और वेन डायग्राम नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत है, ठीक है। देखो यहाँ बोल रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/8 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4 है, देन बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 होगा, 1 होगा, और उसके बीच का सारा नंबर होगा, उससे बाहर कभी नहीं होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या करता है, टेल्स अस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटने की संभावना के बारे में हमें बताता है। कौन? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम सही ढंग से तुम्हें समझाते हैं ताकि तुम भूल ना सको आज के बाद, ठीक है। जहां भी पढ़ा होगा माइंड में नहीं होगा या होगा तब पर भी मेरा देखो, तुम बात करो, तुम सपोज करो कि किसी भी कॉइन को, सिक्का को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉइन को, ठीक है, यहाँ पे हम कॉइन डाल दे रहे हैं, इसे हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, उछाल रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ ध्यान देना, सिर्फ हेड आने की चांसेस इसका कितना होंगे, चला हेड आने की। अगर एक सिक्का को हम उछालेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। यानी उछालेंगे तो हम बोलेंगे भाई हेड आता हो, लेकिन आ गलो टेल। तो 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता 50% होगी, ठीक है। और टेल आने की, तो टेल आने का भी 50%, ठीक है। और आइदर हेड और टेल, आइदर हेड और टेल। आइदर का मतलब समझ रहे हो ना, केवल हेड और केवल टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, केवल हेड या केवल टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो केवल हेड या केवल टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। अगर हम बोल दें कि उछाल रहे हैं भाई हेडे आएगा या तो टेले आएगा, तो इसका चांस हो गया कि ये 100% की बात हो रही है कि हेडे आएगा, ठीक है। अब हम तुमसे पूछ दिए कि बोथ हेड और टेल, बोथ हेड और टेल, ठीक है। हम बोल दें कि देखो एक सिक्का को उछाल रहे हैं, अब गिरेगा तो दोनों हेड आएगा, दोनों हेड ना तो दोनों टेल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कोई एक घटना घटेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो बोथ हेड और टेल, दोनों हेड और दोनों टेल कभी नहीं हो सकता है एक साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0% होगा, ठीक है। यानी 0% का हम बात कर रहे हैं, यानी 0/100 यानी 0। 50% का बात कर रहे हैं यानी 1/2। यहाँ भी 50% की बात हो रही है यानी 1/2, और आइदर हेड और आइदर टेल, ठीक है। देखो हम कॉइन को उछाले तो हेड आने की प्रायिकता 50%, टेल आने की प्रायिकता 50%, दोनों हेड और दोनों टेल आने की प्रायिकता 0%। अब सिर्फ हेड और सिर्फ टेल, बोले हम उछाल रहे हैं, गारंटी एकदम बता रहे हैं कि हेड आएगा, तो हम उछाल रहे हैं तो भाई हेड या टेल कोई तो ऐबे ना करेगा एगो,
तो उसका प्रायिकता क्या है 100% है, कोई एगो एबे करेगा तो 100%। 100% कहने का अर्थ है कि 100 बटा में 100, यानी ई गया 1 गया। तो देखो ये हमारा गया 0, यह गया 0.5, ठीक है, और यह कहाँ आया 0.5, और ये कहाँ आ गया, ये आ गया 1 पर, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 होगा, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, और 1 होगा। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता है, 1 तो होगा। 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं यानी प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकता है, कभी माइनस में नहीं हो सकता है, मोर देन 1 नहीं हो सकता है, इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 कभी नहीं होगा। चला ठीक है, यानी हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा और बराबर होगा और 1 से छोटा और बराबर होगा, इसी रेंज में होगा जिंदगी भर, इससे बड़ा। अगर हम तुमसे पूछ दिए ना कि बताओ कि आज पानी होने की संभावना 15/5 है, तो ये गलत है। देखो 3 चांस 3 कभी नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ गलत है। हम बोल दिए कि आज पानी होने की संभावना 5/15 है, ये होगा क्योंकि देखो इसी के बीच में है, 1/3 ही दे रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 होगा, 0 होगा, इसके बीच में कुछ भी होगा, ठीक है। अब बात को समझो, इस क्वेश्चन को क्यों हम तुम्हें समझा रहे हैं इतने ढंग से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और अलग तरीके से दे सकता है, और तुम्हारा आंसर अगर 1 से ज़्यादा हो जाए या 0 से कम हो जाए तो तू समझना हम गए हैं बोरा में, वह आंसर सही नहीं है, क्योंकि 1 होगा, 0 होगा, और उसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो 11th में वेन डायग्राम पढ़ना था, ठीक है। यहाँ पर चलो 2 सेट हम बनाते हैं, ठीक है। यह एक सेट है और यह एक सेट है, ठीक है। यह एक सेट ए है और यह एक सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर हम नंबर ऑफ ए का बात करें, नंबर ऑफ ए का बात करें, बात को समझना। हम बोले कि नंबर ऑफ ए में एलिमेंट क्या है, तो हम नंबर ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। यानी नंबर ऑफ ए लिए, यानी इसको पूरा हम बात कर लिए, यहाँ तक किए कि नहीं किए, इसको लिए कि नहीं, इसको ले लिए, इसको भी ले लिए, ये पूरा ले लिए। और नंबर ऑफ अगर बी का हम बात करते हैं तो देखो ये तो लिए, लेकिन ये भी चीज़ ले लिए, ये वाला फिर से ना ले लिए दोबारा, यानी ये चीज़ 2 बार आया। कितने बार आया, 2 बार आया, ठीक है। यानी हम देखो क्या बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी यहाँ है। हम तुमसे बात कर दिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए। तो अगर हम नंबर ऑफ ए लिखें, नंबर ऑफ ए, तो ये पूरा ए आया, देखो नंबर ऑफ ए हम बोले तो ये पूरा ए है, ठीक है। प्लस में नंबर ऑफ बी, तो यह पूरा बी ना आ गया चला, और यह है इंटरसेक्शन, दोनों का कटआउट पार्ट है, ठीक है। तो यह 2 बार आ गया, इसमें कितना बार आ गया, 2 बार। तो इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये चीज़ हमारा इसमें 2 बार है, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा, तो उसको हटा देंगे एक बार, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आया। तो इसी पे यह क्वेश्चन बन जाएगा, इसी पे यह क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो निकाल लिए, अगर ये पूछ देगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ देता, ठीक है। यहाँ तो यूनियन पूछ रहा है, लेकिन ए वाला यहाँ दे देता और ए वाला यहाँ इंटरसेक्शन पूछता, तब तो यहाँ देखो अगर इस चीज़ को हम इधर लाएंगे तो प्लस में, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये दोनों फार्मूला तुम याद करके रखेगा। तो देखो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, 3/8 है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/2 है,
और यहाँ है चला माइनस, क्या है माइनस। तो माइनस में कौन सा, ये वाला कर दो 1/4, तो ये क्या आ जाएगा। तो ये पूरा एलसीएम तुम बात करते हो तो ये आता है 8, ठीक है। तो ये आता है 3, 2 से डिवाइड करो 4 बार में तो ये जाता है 4, और 4 से करो 2 बार में तो जाता है -2। तो ये ऊपर कितना बच जाएगा, 4 और 3 7, 7 में से 2 घटा दो तो हो गया 5 और बटा में 8, यानी 5/8। देखो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जिस तरीके से हम इसे बताए हैं तुम याद रखोगे इस ग्राफ को भी और इसको भी, ठीक है, बन जाएगा। और एनी हाउ एकदम गारंटी हम बोल रहे हैं ये आएगा एग्जाम में। हाँ चला, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा चला तुम्हें, ठीक है। मुझे उम्मीद है जैसा हम बता रहे हैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा मुझे विश्वास है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताओ, ताकि मुझे पढ़ाने में और मज़ा आए, ठीक है। तुम कमेंट करेगा तभी मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, ठीक है, हम मोटिवेट होंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2। अब तुम सोच रहे होगा ये क्या लिखा हुआ है, बताएंगे हम क्यों लिखे हैं, बताएंगे। तो पूछ रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, ठीक है। तो देखो यह एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसा प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल। अगर हम तुम्हें बोल दिए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा चला, ठीक है, तो यह एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आता है। यहाँ पर घटना बी ऑलरेडी घटा हुआ होता है और घटना ए की घटने की संभावना के बारे में हमें बताना होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर two events associated with a same sample space of a random experiment, then the probability of event A given that B is already occurred, given that event B is already occurred is called conditional probability, is called conditional probability and is defined as probability of A by B is equal to, किस तरीके से डिफाइंड है चला, तो यह डिफाइंड है probability of A इंटरसेक्शन B अपॉन में probability of B, ठीक है, ऐसा। और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि probability of B इंटरसेक्शन probability of A बटा में probability of B, ठीक है। इसीलिए हम इसको दिए, मान लो ये तुम्हें दे दिया है कि probability of E इंटरसेक्शन F बराबर 0.2। अगर इसी को ये पलट देता और इसके बराबर में भी अगर ये चेंज कर देता तो क्या दिक्कत था, दिक्कत होता नहीं। क्योंकि देखो हम तुम्हारे पास एक सेट ले रहे हैं छोटा सा तुम्हें समझाने के लिए कि यह सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए है और यह सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए और बी है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश करें तो ये इंटरसेक्शन बी क्या बोलता है, इंटरसेक्शन कि दोनों का कॉमन पार्ट पूछता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए है। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए पूछे तो बी इंटरसेक्शन ए, यानी दोनों में फिर से कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए है, ठीक है। तो देखो तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी रहे या बी इंटरसेक्शन ए रहे, फार्मूला दोनों में सेम लगाएगा, उसके लिए तुम्हें अकबकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इस चीज़ को कंफर्म कर दिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा, जो होगा 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 देखा जाएगा। देखो चल आ जाओ, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, तो हम लगाएंगे फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3। पॉइंट से पॉइंट गया, मेरे झोली में आ गया 2/3। तो 2/3 किधर है, इधर। अब तुम जहाँ समझ रहे होगे इसका मास्टर साहब तो यूज नहीं किए, यूज, अरे यार दे दिया इसे, हम क्या करें। अगर इसका यूज होता, अगर आता है यहाँ पे तो यूज कर देते हैं, ठीक है। उसका यूज नहीं हुआ, रहने दो उसको, उसका लिखना काम था लिख दिया, मेरा बनाना काम था बना दिया, इसका 2/3 आंसर हो गया, ठीक है चला। हाँ चला, तो अब हम लोग को बात करना है नए मूड के साथ नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स।
खाली स्थान को भरें, खाली स्थान को भरें। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि इफ यदि g ऑफ x इज इक्वल टू है x अपॉन x माइनस 1 देन g ऑफ -3 क्या होगा। कल एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे ना तुम्हें, क्वेश्चन नंबर कल बताए हुए थे, क्वेश्चन नंबर क्या था, चलो जो भी है अब उतना पीछे हम क्या जाएं, लेकिन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसा ही था। ठीक है, देखो यहाँ अगर चला x है तो यहाँ x है बटा में x -3 है, और अगर हम बात कर दें कि इस x के जगह पर -3 डाल दे, चला कितना डाल दे, -3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी तक अगर कॉपी तू नहीं लिया होगा तो इस बार ले लो। ठीक है, एकदम सीरियसली मूड में बोल रहे हैं, भर लो इस चीज़ को तुम। ठीक है, और कैसे भर रहे हो उस बात को तुम समझो। ठीक है ना, ज़्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करो, अगर नॉलेज होगा तो होशियार खुद बन जाओगे। अब बुड़बक रह के होशियार बनेगा तो सब तुमको पागल बोलेंगे, बोलेगा पागल है ये। ठीक है, तो होशियार हो, अगर होशियार बन जाएगा तो खुद पे खुद तुम कैसा है, होशियार है। ठीक है, तो देखो अगर नॉलेज होगा तब होशियार अपने आप बन जाएगा। ध्यान दो, अगर यह x है तो x बाई एक्स -1 है, तो इस x के जगह पर चला हम -3 को डाल दें। किसको डाल दें, -3 को। तो डालो, तो गया -3 बटा में -3 और -1, तो ये हो गया -3 बटा में -3 और -1 -4, गया माइनस माइनस प्लस, आया मेरे झोली में 3/4, तो यहाँ हम भर लेंगे 3/4। क्या मजा है, आंसर इस बार लिखते हैं, हमें मन कर रहा है। देखो तो कितना बढ़िया लिख दिए। देखो अब अगला क्वेश्चन बोलता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा। इनवर्स पढ़ा है ना, ITF फार्मूला वाला नहीं याद किया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy। 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, बस वही चीज़ वैसे ही बन जाता है। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है चेला, क्या होता है, तो यह हो जाता है tan इनवर्स, यहाँ से एक देखो, हम सपोज कर तो इसको हम बाहर खींच दिए। कहाँ खींच दिए, tan इनवर्स दोनों के हम बाहर खींच दिए, तो यहाँ कौची बचलाई, x लिख दिए। जब यह दोनों tan 1 बाहर है तो यहाँ प्लस में y बच गया, बचा कि नहीं। अब तुम बटा लेगा, बटा लेके यहाँ अगर यहाँ प्लस पूछा है तो तू यहाँ माइनस लिखेगा नीचे और दोनों का गुना लिख देगा, दोनों का गुना, तुम्हारे झोली में गया आंसर। अगर यहाँ चीज चला माइनस हो जाता ना, देखो अगर हम तुमसे पूछ दें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स को बाहर ही खींच दो, तुम खींच दिए। ठीक है, तो खींचे तो क्या बचा, तो x माइनस y बच गया। नीचे आना, यहाँ माइनस है तो तू यहाँ एक प्लस कर देना और दोनों के गुना करके लिख देना। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा, 34 का tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम बोले हैं ना कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन में 9 फार्मूला है, उसे तुम याद कर लो। ठीक है, एगो पूछे या 2 पूछे, कंफर्म पूछेगा, ये मेरा वादा है 1 नंबर में। ठीक है, तो देखो इसका फार्मूला होता है, चला हम इसे लिख देते हैं, इसका होता है x/2। क्या होता है, x/2, और यहाँ अंडर रूट लेंगे। अभी जितना सामान अजैन है इस सब के उठा के रख देंगे। देखो ऐसा ही जैसे है वैसा ही रख दिए x/2 के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ तुम क्या लिखेगा, प्लस, क्या लिखेगा, प्लस। a स्क्वायर है प्लस में, तो यहाँ हम प्लस में उसको उतारेंगे a स्क्वायर को। ठीक है, और बाई में 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इनटू में होता है इसका साइन इनवर्स, क्या होता है, साइन इनवर्स x/a हो जाता है। ठीक है, और तुम देखो प्लस में c लेना मत भूलना चला, क्योंकि यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट नहीं है। तू फार्मूला लिख के मत आ जाना, चल जा तू नंबर बोरा में, दोनों के बाद प्लस में तुम c लेना, प्लस में c लेना। हम बार बार बोल रहे हैं, क्लास 12th में है, बीएससी करेगा ना तो सी मत लो, तुम्हें जरूरी नहीं है वहाँ सी लिखना, लेकिन अभी तुम सीख रहे हो ना इंटीग्रेशन, तुम्हें तो फर्स्ट बार मिला है, और जब सीख रहा है तो सी लगाना है। क्यों सी लगाना है, पिछला वीडियो में जाके देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें, कैसे समझाए हैं हम। ठीक है, चलो तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा।
हाँ चला, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। बोल रहा है कि आप डिफिनिट इंटीग्रेशन बताइए 0 से π/4 तक किसका इंटीग्रेंड हमारा क्या है, तो है 1/1 + x²। ठीक है, तो तुम समझो तो ये किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ये। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो ये डिफरेंशिएशन किसका है, tan इनवर्स का। यानी इसका डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन हम देखें इस वाले का कि अगर 1/1 + x² dx, तो इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x। अब इसी में तुम ला के डाल दो 0 π/4, 0 π/4। ठीक है, तो देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी tan इनवर्स π/4 माइनस में tan इनवर्स 0। ठीक है, अब tan इनवर्स π/4 को 1 मत लिखना चला। अगर यह tan इनवर्स 1 होता ना तो हम इसको π/4 लिख देते, लेकिन tan इनवर्स π/4 है तो 1 नहीं लिखेगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। अभी tan इनवर्स 0 0 में जाता है, कहाँ जाता है, 0 में। यानी तेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ tan इनवर्स π/4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर tan इनवर्स π/4। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स π/4। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। अब देखो ये बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d/dx = 1/x। अब जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा ना चला, तो वहाँ होगा वेरिएबल सेपरेबल से एक एक्सरसाइज मिला होगा तुमको, दूसरा एक्सरसाइज मिला होगा होमोजेनियस इक्वेशन से, और तीसरा एक्सरसाइज मिला होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएं, तो इसको क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, x वालों को एक तरफ और y वालों की एक तरफ, ये वाला dy/dx। देखो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि dy इधर और इसको उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 1/x dx हो जाएगा। और हम दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन साइन ले ले अब, तो ये ऐसा हो जाएगा और यह ऐसा हो जाएगा। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा चला, सिर्फ y हो जाएगा। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है चला, तो log mod ऑफ x हो गया। और प्लस में c लेगा, प्लस में क्या लेगा, c लेगा। तो ये तुम्हारा इसका आंसर बन गया इस वाले का। ठीक है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक अगर ऐसे रहेगा तो तुम भरेगा यहाँ पे y = log mod ऑफ x + c। ठीक है, चला समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन बोला है i.j बताइए, वेक्टर में डाल दिया ना फिर से i.j। तो देखो इस बात को हम समझाए हैं ना तुम्हें कि यह एक x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है। ठीक है, यह y है। तो इस पे हमारा आता है i, इस पर आता है j, इस पर आता है k। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, और तुम जानता है कि a.b बराबर होता है mod ऑफ a मतलब और mod ऑफ b cos थीटा। और ये हो गया 90, क्या हो गया 90। तो cos 90 रखेंगे तो ये जाएगा 0, क्या जाएगा 0, यानी पूरा 0। तो a.b 0। तो यहाँ से अगर इसका a.i करेगा तो दोनों के बीच i.j करेगा तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, यानी ये 0 हो जाएगा और ये दोनों इधर रहेगा, यानी पूरा आंसर कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर 37 में कि इफ a.b = 0 है देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज व्हाट, क्या होगा। तो देखो a.b चला 0 बोल रहा है, ध्यान देना। यह a.b हमारा 0 कब होगा, 0 कब होगा। तो देखो अगर हमारा वेक्टर a 0 हो जाएगा तो a.b 0 हो जाएगा, या वेक्टर b अगर 0 हो गया तब पर भी a.b 0 हो जाएगा। नहीं तो चला अगर हमारा cos थीटा 0 हो गया, क्योंकि a.b क्या होता है देखो यहाँ बताए हैं, है ना। अगर cos थीटा 0 हो गया तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब cos थीटा 0 कब होगा, जब हमारा थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, π/2 होगा। ठीक है, यानी चला देखो अगर यह दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि कब होगा, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। वेक्टर ए परपेंडिकुलर क्या होगा, वेक्टर
बी होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कहने का अर्थ है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बना होगा, 90 डिग्री का, इसलिए इसका आंसर तुम लगाओगे π/2। क्या लगाएगा, π/2। ठीक है, एग्जाम में अगर 90 डिग्री भी लिख देगा तो गलती नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम देख के जाएगा। ठीक है, हाँ चला, तो अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 के ऊपर बात करेंगे, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक 40 तक ही है, समाप्त हो जाएगा यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक ही हम बात करेंगे, लेकिन और हम बात करेंगे पिछले वीडियो जो हम बना के दिए हैं तुम लोग को, उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि सर tan x का इंटीग्रेशन और क्या हो सकता है, cot x का और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस बात पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि उस बच्चा तक मेरा वीडियो पहुंच जाए और वो क्लियर कट हो जाए, उसके माइंड में कोई मतलब अकबक ना रहे कि हाँ हम यार फंसल लियो, कैसे होता हूँ, कैसे गुरुजी से मिल आओ। तो ये सब कमेंट सेक्शन में करो, चला सब एकदम क्लियर कर देंगे। यहाँ जितना वायरस होगा ना सब एकदम निकाल के साइड में रख देंगे, ये तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा। अब एग्जाम में जाएगा ना एकदम 100 में 100 बना के आके मुझे फ्रेश स्टार इंग्लिश एकदम हम स्टार बन गए यार। ठीक है, इसलिए तुम जो भी दिक्कत हो जाएगा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तुम्हारे लिए हम हाजिर हैं। लेकिन तुम मेरे लिए हाजिर रहो, वीडियो को देखो। ठीक है ना, वीडियो भगा भगा कैसे मत देखो ना, तो तोर नंबर भगा भगा कैसे आएगा, भगा भगा के, समझ रहे हो ना, भगा भगा के कैसे आएगा, 100 से 50 तक आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसलिए वीडियो को देख रहे हो तो यार एक लाइक करने से क्या जाता है, घर से 2-4 कट्ठा बिक जाता है क्या। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के बीच में। ठीक है, ताकि वो भी अच्छा पढ़ाई पढ़े, पहुंच सके अच्छे जगह पे। ठीक है, तो हम लोग अब आज समाप्त कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन तक, और बहुत अच्छे तरह से हम डील किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा ना, मुझे बहुत मज़ा आएगा, लगेगा कि एकदम डांस कर रहे हो, इतना मज़ा आएगा ना कि और हम पढ़ाएंगे एकदम अच्छे ढंग से। ठीक है, इसलिए कमेंट करना ना भूले यार, क्योंकि उसी से हम मोटिवेट होंगे और आगे जाके इतना गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तुम्हें उस मंजिल पे हम पहुंचाना चाहते हैं ना दोस्त, जहां तुम सोचा भी नहीं होगा, सोचा होगा लेकिन पूरा नहीं सोचा होगा, तो तुम मेरा साथ दो, उस मंजिल को हम प्राप्त करवा देंगे। ठीक है, एकदम बोलेगा कि सर ये चीज़ दिक्कत है, तुरंत तुम्हारे पास जाएगा इसी स्टार इंग्लिश चैनल पे। ठीक है, एकदम फ्रेश तरीके से साफ करके शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर एकदम जाएगा, समझते हो ना, क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ एकदम सहियार के देंगे, घुस जाएगा। समझ रहे हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। ठीक है, बहुत हम लोग बात कर लिए यार, तुमसे मिलकर मज़ा आता है। तुम वीडियो देख रहा है ना, तुम्हारे ऊपर हम देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। रजाई में होगा, रजाई से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो सब दिन रजाई में रह जाएगा, आने वाले समय में फिर रजाई नहीं मिलेगा तुमको। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। देखो लाइन ये दिया हुआ, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में तुम पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, वो कैसा होता है, तो देखो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। चलो हम तुम्हें बता देते हैं बना के, क्या करें, हमें भी थोड़ा, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ से देखो कोई लाइन ऐसे क्रॉस करता है और यह कोई पॉइंट है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, चला आर। ठीक है, और देखो ये इस डायरेक्शन में है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको ऐसे, यह इस डायरेक्शन में है, यह इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर ए है, ये कोई पॉइंट ए है। ठीक है, यह पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड, यह हमारा पॉइंट से क्रॉस कर रहा है x1। ठीक है, x1 y1 और z1। तो देखो इसके पैरेलल में, चला ऊपरे हम दे रहे हैं, इसके पैरेलल में एक वेक्टर b होता है, क्या होता है, b होता है, जो कि होता है ai प्लस bj प्लस में cz। ठीक है, c k होगा, सॉरी, अच्छा लाइन है ना, लाइन है तो हम क्या बात करेंगे, इसको हम इसको बात करेंगे चला इसी तरह से। ठीक है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में जो लाइन का इक्वेशन हमें बनता है ना, ये बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, इस लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो हमारा निकल के आता है ए बी सी, यहाँ से मतलब ए इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनता है,
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। और यह बी कहाँ से आता है, बी वेक्टर, देखो ये जो पैरेलल कंडीशन में बी वेक्टर है और यहाँ से ए वाला वेक्टर ए हम निकालते हैं, यानी इसके साथ जो जो लगा हुआ है वो सब हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी। तो देखो ये इक्वेशन हमारा कैसा दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है R इज इक्वल टू आई प्लस में 2k प्लस में लेमडा 3i प्लस में 2j और प्लस में 8k। तो डायरेक्शन रेशियो देखो चला मेरा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो dr, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा हो जाएगा 3, 2 और 8, क्या हो जाएगा 3, 2 और 8। तो यहाँ तुम क्या फिल करोगे 3, 2 और 8, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चला देखो क्या है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी क्या है, इवेंट्स है, दो इवेंट्स हैं, ठीक है। सच डेट इस प्रकार से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। देन भरना है यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि जब दोनों प्रोबेबिलिटी हमारा इक्वल कंडीशन में है, किस कंडीशन में है चला, इक्वल कंडीशन। यहाँ पर क्या है चला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन इसमें क्या होगा। तो ध्यान देना, ये बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, अभी बताए हुए थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं चला, ठीक है। अब देखो हम अभी क्या बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, यार दोनों बराबर बात होती है, दोनों बात कैसा होती है, बराबर होती है, ठीक है। मूड फ्रेश करके देखो, तो यहाँ से ए वाला काम और ए वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा चला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ठीक है। यानी हम ए भी बोल सकते हैं, क्या इसको हम बोल सकते हैं कि जब दोनों इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बटा में एस बटा में एस, यानी ए बाई बी, ठीक है, ए बाई एस और बी बाई एस इक्वल होगा। यानी इस कंडीशन में हम ए भी कह सकते हैं कि ए बराबर बी है, ए बराबर क्या है, बी है। तो देखो इसमें ऑप्शन तुम क्या लगाओगे, या तो तुम ए भी लगा के आ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, या तो फिर इवेंट ए बराबर इवेंट बी होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई ऑप्शन लगा दो, टेंशन नहीं है, आंसर सही होगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1/2, कैसा है चला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1/2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, होगा जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत गाना आ जाता है, चला सिखा देना। तो देखो जो होगा देखा जाएगा। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं हम इसको चला, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है चला, तो देखो क्या करेंगे, देखो यह सामान हमारा ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, ए आइटम नहीं दिया हुआ है, तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है चला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब यह ए इंटरसेक्शन बी क्या है मुझे पता नहीं, जो कुछ भी आएगा कोई नंबर आएगा। अब जब ऊपर कोई नंबर आएगा, ठीक है, और नीचे 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनी नंबर बाई 0, लेकिन 0 को छोड़कर ऊपर ना कोई नंबर ऊपरे, और बटा में जब 0 रहेगा तो यह होता है अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। तो तुम यहां पर क्या भरोगे चला, यहां पर भरोगे अनडिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।
और लहे लहे दिल से, तहे तहे दिल से कमेंट करना कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम मज़े के साथ। अगर तुम हमको थोड़ा सा कमेंट कर देगा ना तो हम इतना खुश हो जाएंगे ना कि अरे क्या यार, हम पढ़ा रहे हैं, यानी बच्चा लोग को सही, एकदम बच्चा लोग पूरा एकदम सहयोग करने के लिए तैयार है। और हम भी तुम्हें पूरा भरपूर सहयोग करेंगे, इतना भरपूर सहयोग करेंगे ना कि भर देंगे ज्ञान से, ठीक है। इसलिए वीडियो को देखो एकदम बढ़िया से बना के, और पूरा वीडियो देखो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।